हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे संतुलन, है ना। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीजी, है ना, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा था, गुरुत्व केंद्र देखा था। और आज जो है गुरुत्व केंद्र के बाद इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन की बारी है। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इक्विलिब्रियम जो दोनों जो है संतुलन दोनों रिलेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इक्विलिब्रियम दोनों ही संबंधित है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद आज जो है इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। तो संतुलन सबसे पहले जानेंगे मित्र कि संतुलन क्या होता है या संतुलन किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह कार्य करे कि वस्तु ना तो रेखीय गति करे और ना ही घूर्णन गति करे, संतुलन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? संतुलन बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी आज की, और इसमें जो है संतुलन से समस्या जितना भी है आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। संतुलन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, हमारा वादा है कि संतुलन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सरल भाषा में और बहुत अच्छे जगह से लिया जाता है, ताकि जो भी देखने वाले हैं उनको सब कुछ जो है क्लियर हो, कहीं कोई परेशानी नहीं हो। तो क्या है गाइस, संतुलन क्या है कि जो भी बल इस तरह कार्य करे, है ना, किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह कार्य करे कि वस्तु ना तो रेखीय गति करे और ना ही घूर्णन गति करे, है ना, न रेखीय गति करे और न ही घूर्णन गति करे, तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलन कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह कार्य करे कि वस्तु ना तो रेखीय गति करे और न ही घूर्णन गति करे, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग संतुलन बोलते हैं, अर्थात इक्विलिब्रियम स्टेट, संतुलन अवस्था बोलते हैं। अब आगे देखिए, संतुलन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कारक, फैक्टर, है ना, फैक्टर कारक किसको बोलते हैं? कारक वह होता है जो कोई भी चीज का घटना का अंजाम होता है, इसका कोई ना कोई कारण होता है। तो यह जो आपका कारण है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, तो यह कारक है। संतुलन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए संतुलन जिन जिन कारकों पर निर्भर करता है पहले उनके बारे में बातें होगी, और सबसे विस्तृत बातें होगी संतुलन के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर। लेकिन उसके पहले संतुलन के निम्नलिखित कारक हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए गाइस पहला देखते हैं। यहाँ 4 कारक दिया हुआ है। 1 नंबर आप देख पा रहे होंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये 4 फैक्टर है। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल बिंदु, है ना गाइस, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल बिंदु। यह क्या है? वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार के ऊपर रहे, है ना। देखिए, वस्तु का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वस्तु संतुलित तब रहेगी जब वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आधार के ऊपर रहे, है ना, आधार के ऊपर रहे। दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे संतुलन उतना ही अच्छा, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे संतुलन उतना ही अच्छा होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे का अर्थ क्या होता है कि अगर कोई पिंड है तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जितना नीचे होगा वह उतना संतुलित माना जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि पुरुषों के बैलेंस की अपेक्षा जो है महिलाएं बैलेंसिंग खेल में वह ज़्यादा प्रवीण होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आधार लेता है कि महिलाओं का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह पुरुष के बनिस्पत नीचे में होता है, और पुरुष का, आदमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह नाभि होता है। यह आप लोग जानते हैं कि नाभि में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन महिलाओं का जो है वो नाभि से नीचे होता है। और उसका रीजन यह लेता है क्योंकि उसका नीचे का हिस्सा जो है उसका भार ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए महिलाओं को संतुलन करना, कोई भी चीज़ को बैलेंस करना, संतुलन करना लाइफ में, संतुलन का कोई खेल या संतुलन का कोई प्रशिक्षण देने में वह जल्दी प्रशिक्षित हो जाती है पुरुष के बनिस्पत। तो यहां पर बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, सीजी की। सीजी जितना नीचे होगा, है ना, नीचे है, सीजी जितना नीचे संतुलन उतना ही अच्छा। यहां पर एक बात होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से संतुलन, यह नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होने से क्या होता है? इसमें गाइस एक बात यह होती है कि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, किसी भी पिंड के गुरुत्व केंद्र से होने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, गुरुत्व केंद्र से होकर, ये जो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? किसी भी पिंड का, है ना, उसका जो सीजी पॉइंट है उससे होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अगर उसके आधार से होकर गुजरती है, वह जितना अच्छे से आधार से गुजरेगी वह उतना ही ज्यादा
अस्थाई और संतुलित होगा। आप बात होती है पीसा की झुकी मीनार की, तो उसमें यह कहा जाता है कि पीसा की झुकी मीनार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह नीचे बेसिस पर मतलब बेस में है, उसके आधार में है। और क्या है, उसकी जो ऊर्ध्वाधर जाने वाली, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वह उसके आधार से होकर गुजरती है, इसलिए वह बैलेंस्ड है, अब तक झुकी हुई है फिर भी वह गिरती नहीं है। तो वही चीज है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब नीचे होती है तो वह जो है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वह उस पिंड के आधार के बीचों बीच जाती है। इससे क्या होती है, जो जिस पिंड पर वह लग रही है वह बैलेंस्ड होती है। तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा, ये बात कर रहा है। आगे देखिए, पुरुष, महिला और बच्चा, ये तीनों एग्जाम्पल है। पुरुष में सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर होता है, महिलाओं में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, और बच्चे का जो है यह पुरुष की अपेक्षा भी ऊपर होता है। बच्चों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह पुरुष की अपेक्षा अर्थात नाभि के थोड़ा सा ऊपर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो नीचे का भार है वह कम है, बेस का भार कम है। और यहाँ पुरुष और महिला में देखें तो पुरुष की अपेक्षा महिला का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और भी नीचे है ना। सबसे नीचे महिला का, उससे ऊपर पुरुष का, और पुरुष से भी ऊपर बच्चे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो गाइज यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पुरुष, महिला और बच्चा का कोई एग्जांपल आए तो ध्यान से मारिएगा, क्योंकि पुरुष में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि में होगा और महिला में उससे भी नीचे होगा, और बच्चा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वह पुरुष से भी ऊपर होगा, नाभि से भी ऊपर होगा। आइए अब देखते हैं आधार अर्थात बेस का आकार, है ना, बेस का आकार, साइज ऑफ बेस। बेस के आकार पर भी आपका जो है यह निर्भर करता है, क्या? संतुलन। बेस के आकार पर भी संतुलन निर्भर करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भी जो है आपका संतुलन निर्भर करता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा नहीं होगा बेस से, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊर्ध्वाधर जाने वाली रेखाएं अगर उसके बेस से नहीं गुजरेगी तो वस्तु संतुलित नहीं रह सकती है। आगे देखते हैं आधार, है ना, बेस का आकार, साइज ऑफ बेस। अब बेस आप देखते होंगे कि घर में जो हम लोग फैन लाते हैं, वो जो स्टैंड फैन, उसका नीचे का आधार कितना बड़ा होता है। तो आधार जितना बड़ा रहेगा वस्तु उतना ही संतुलित मानी जाती है। इसलिए बड़ी बड़ी दीवारें जो बनाई जाती है तो उसका तरी सब बड़ा बड़ा दिया जाता है ताकि जो है वो बैलेंस अच्छे से हो। तो वही कह रहा है कि आधार का आकार, क्या कह रहा है, आधार जितना बड़ा संतुलन उतना अच्छा। आधार जितना बड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। बड़ा आधार का है तो वह संतुलन क्या होगा, उसका ज्यादा अच्छा होगा। आगे देखते हैं आधार चौड़ा रहने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट एक जगह शिफ्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट होना आसान होता है, आधार चौड़ा होता है तो और वह बैलेंस्ड हो जाता है। तो क्या कर रहा है, आधार चौड़ा रहने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो गुरुत्व केंद्र है एक जगह शिफ्ट हो जाती है। वही कह रहा है कि आधार का चौड़ा होना किसी भी वस्तु को बैलेंस में रखने के लिए बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं, इसी कारण से गुरुत्वाकर्षण रेखा आधार से बाहर नहीं जाती। चौड़ी आधार वाली बोतलें और चीजें, देखिए यह क्या कर रहा है, इसी कारण, चौड़ाई के कारण से जो है गुरुत्वाकर्षण रेखा आधार से बाहर नहीं जाती, और आधार से बाहर नहीं जाएगी तो वो अनबैलेंस्ड नहीं होगी। और गुरुत्वाकर्षण रेखा अगर आधार से बाहर जाएगी तो क्या होगा, वस्तु अनबैलेंस्ड होगी। लेकिन जब वस्तु का जो नीचे का बेस ज्यादा बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल रेखाएं जो बाहर नहीं जाती और वो क्या होता है, वस्तु संतुलित होता है। तो चौड़ी आधार वाली बोतलें, अब देखिए आप बात एग्जाम्पल के देखिए, वाटर बोतल देख लीजिए और कोई छोटी सी बोतलें देखिए। छोटी बोतलों का क्या होता है, उसका नीचे का पोर्शन जब छोटा होता है तो वह उतना जल्दी, अगर आप यहाँ से गिरा दें तो हो सकता है गिरेगा, बैलेंस नहीं होगा। लेकिन अगर बड़ी बोतल है वो थोड़ा सा गिर भी जाएगी तो बैलेंस रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो है नीचे का पोर्शन जो है वह बड़ा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसमें शिफ्ट आसानी से होती है और उससे क्या होती है, उसको बैलेंस अवस्था में बनी रहती है। तो चौड़ी आधार की बोतलें है, चौड़ी आधार वाली बोतलें और चीजें जो चौड़ी आधार की होती है वह क्या होती है, वेल बैलेंस्ड होती है, अच्छी तरह से बैलेंस्ड होती है। आगे तीसरा कारण है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बैलेंस के लिए, बैलेंस जब संतुलन पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आवश्यक है। एक हमारे कान में देखिए क्या कर रहा है, कान में एक द्रव्य होता है हमारे कान में, वह संतुलन में सहायक होती है ना। आप जैसा देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें क्या होता है, कान में एक द्रव्य पाया जाता है। जब आप चक्कर घूमते हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए हम ऐसे से चारों तरफ घूमें तो क्या होती है, ज़्यादा रफ्तार में घूमने के बाद ये जो कान में जो वो द्रव्य है वह आदमी को संतुलन रखने के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। और जब आप सर को घुमाएंगे या पूरा घूम जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ जो कान में वह द्रव्य है वह भी हिल जाता है और उसके हिलने से क्या होता है, हमारी बैलेंस खराब हो जाती है और हम गिर जाते हैं, है ना गाइस। तो वही कह रहा है कि इंडोलिम्फ जो है वह कान का द्रव्य है, कि कान का द्रव्य हमारे संतुलन में सहायक होती है। आगे देखिए, कान में इंडोलिम्फ, है ना, इंडोलिम्फ नामक द्रव्य संतुलन में सहायक होता है।
कान में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है गाइस एग्जाम में कि आदमी को संतुलन में बनाए रखने के लिए उनके कान में कौन सा द्रव्य रहता है, तो वह कौन सा है? इंडोलिम्फ। क्या नाम है? इंडोलिम्फ। क्या नाम है? इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ एक द्रव्य है ना। तो कान में इंडोलिम्फ नामक द्रव्य संतुलन में सहायक होती है। अपनी जगह से हिल जाने पर चक्कर आ जाता है। यह जब इंडोलिम्फ अपनी जगह से हिल जाएगा तो वह चक्कर होता है और आदमी को लगता है कि सब चीज़ राउंड हो गया और वह गिर जाता है और बाद में बोलता है कि चक्कर आ गया। तो चक्कर आना एक तरह से क्या होता है, इसके रीजन से भी होता है, जब आपका इंडोलिम्फ जो कान में वह द्रव्य पाया जाता है जो आदमी को बैलेंस रखने के लिए जिम्मेवार है। लेकिन जब आप पूरा सर को पूरा घुमा दें, पूरा घुमा दें, तो कभी कभी वो क्या होती है, थोड़ा सा हिल जाती है और उससे क्या होता है, हमारा बैलेंस खराब हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि डांस करते समय जो नर्तकी होती है वो कभी कभी घूमते घूमते अपना कान पकड़ लेती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथ यहाँ लगता है तो कान का वो जो द्रव्य है, लिम्फ ये जो द्रव्य है ना, इंडोलिम्फ क्या होता है, बैलेंस्ड हो जाता है और इससे वो गिरती नहीं है। आगे देखते हैं। नर्तकी अपने हाथों को कानों के पास ले जाती है। नर्तकी जो डांसर होती है वो अपने हाथों को कानों के पास ले जाती है और तब वो घूमती है। तो उससे क्या होता है, वह जो ये कान में जो पाया जाने वाला इंडोलिम्फ है, इंडोलिम्फ बैलेंस रहता है। इंडोलिम्फ के अनबैलेंस होने से क्या होता है, आदमी को चक्कर आ जाता है या वो गिर जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, सीधी बात यही हुई। अब चौथा फैक्टर है विजुअल, है ना, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक, है ना, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक सेंस। विजुअल एंड काइनेस्थेटिक सेंस, यह देखिए विजुअल एंड काइनेस्थेटिक सेंस, यह भी संतुलन का ही एक प्रकार है। इसमें आप संतुलन का ही एक कारक है। आप एक चीज देखे होंगे, कभी जब आप चलते हैं और आपके पैर में कोई कांटी चुभ जाए या कोई शीशा चुभ जाए, तो जैसे ही पाँव में वो चुभता है, हम पाँव को वहां पर रोक देते हैं। ये एटेंडम अपने आप में एक कैपेसिटी आती है कि हमारे पैर में अगर कील गड़ रहा है, थोड़ा सा भी महसूस हो गया तंत्रिका तंत्र से कि इंफॉर्मेशन जाती है कि हमको यहाँ कुछ चुभ रहा है, तो उसके बाद हम पैर को, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे गड़ा, तो जितना पर गड़ा उतना पर हम पैर को रोक देते हैं, है ना गाइज। ये रोकने की क्षमता जो अपने आप शरीर में आती है, यह क्या है, यह भी एक बैलेंस्ड है। यह देखिए विजुअल एंड काइनेस्थेटिक्स सेंस, इसमें क्या होता है, यह अपने आप आती है, यह जो है बॉडी में अपने आप आती है, कोई इसको जागरूक नहीं करता, यह अपने आप आती है। यह पेशियों और तंतुओं में, यह पेशियों और तंतुओं में मौजूद रहती है। यह जो विजुअल एंड काइनेस्थेटिक सेंस आप देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि यह अपने आप आती है और यह पेशियों और तंतुओं में मौजूद रहती है। कांच पर पैर पड़ते समय, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कांच पर पैर पड़ता है तो उसमें आप जैसे ही थोड़ा सा भी चुभता है तो हम पैर वहीं पर रोक लेते हैं, और ये क्षमता जो है अपने आप में एक संतुलन करने की, यह क्या है, तो विजुअल एंड काइनेस्थेटिक सेंस है। और दूसरा है साइकिल से चलते समय। देखिए जब आप साइकिल से चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा, हम लोगों ने भी फील किया कि एकदम उधर से भी कोई साइकिल आती है, कोई गाड़ी आ रही है, हम भी लगता है कि अब टकराए, और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं और बच जाते हैं और एक्सीडेंट होने से बच जाती है। यह जो थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं आंख मूंद के, ये क्या है, यह जो अपने आप शरीर में ये चीज़ जो मौजूद है, या फिर आप देखेंगे अभी आंख के पास कोई चीज़ आ रही है तो अपने आप पलक बंद हो जाती है। हमने बचपन में, मैं जब हॉस्टल में था तो एक जगह ऐसा हुआ कि हमारा मित्र, मैं कपड़ा खींच रहा था और वो उधर से लाठी से कपड़ा मतलब इसे पीट रहा था, और उसकी वो जो आंख में आकर के हमें वो लाठी लगी और आंख ऑटोमेटिक बंद हो गया। यहाँ पर चोट लगी लेकिन आंख को कुछ नहीं हुआ। तो यह जो अपने आप बंद हो जाने की प्रवृत्ति है, या फिर हम साइकिल से जाते हैं, एटेंडम धक्का लगने वाला होता है और हम आंख मूंद के ऐसे कर लेते हैं, यह जो एटेंडम ये सब जो करने की कैपेसिटी होती है, या फिर कहीं कांटी या शीशा चुभ रहा होता है और हम जैसे थोड़ा सा आभास हुआ हम पैर को वहीं पर रोक लेते हैं, ये कैपेसिटी जो है इसको हम लोग कहते हैं विजुअल एंड काइनेस्थेटिक सेंस। और यह जो है आपको, यह भी एक संतुलन का ही एक कारक है, और इन अवस्थाओं में भी हम बॉडी को संतुलित कर लेते हैं। तो यह सारा भी, ये चारों जो था गाइज, ये क्या था, यह संतुलन का कारक था, है ना। संतुलन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब गाइज इसके बाद जो यहां से आएगा, यह जो आपका संतुलन के प्रकार है, संतुलन, टाइप्स ऑफ संतुलन। कई जगह आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन नॉलेज के लिए जानना हर चीज को बहुत आवश्यक है, तो जानना ही चाहिए, इसलिए हमने ये इन चीजों को लिया। अब है संतुलन के प्रकार पर आते हैं, टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग या टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, संतुलन के प्रकार क्या है। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं गाइस, संतुलन 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड आर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। अस्थायी संतुलन क्या है, अस्थायी संतुलन क्या है, और उदासीन संतुलन क्या है। तो आइए पहला जो है अस्थायी संतुलन अर्थात स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, अस्थायी संतुलन की, फिर अस्थायी संतुलन है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, और थर्ड है
उदासीन इक्विलिब्रियम अर्थात न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि अस्थायी संतुलन क्या होता है या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अस्थायी संतुलन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या है गाइस, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाती है। क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित कर दें, मतलब कि वस्तु संतुलन की अवस्था पर रखी हुई है, उसको हम थोड़ा सा विस्थापित कर दें, है ना। देखिए, यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर, विस्थापित करके छोड़ दें और वह पुनः अपने पहले वाली स्थिति में आ जाए, है ना, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज नहीं करे, है ना, छोड़ने पर वह पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसी संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाती है। या कहीं कहीं पर डिफिनेशन मिलेगा कि थोड़ा सा बल लगा करके छोड़ने पर वह बल हटाने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। तो यहाँ बल लगा करके भी लिख सकता है डिफिनेशन में, या फिर छोड़ने पर अपने पूर्व अवस्था में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए आप स्प्रिंग को देखिएगा, है ना, स्प्रिंग जो होती है वह, मान लीजिए यह कोई स्प्रिंग है, ऐसे 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 ऐसे, तो अगर इस पर आप बल लगाते हैं तो ये स्प्रिंग पर, मान लीजिए स्प्रिंग है, अगर पूरा बल लगा दिया जाए तो ये बहुत छोटा हो जाएगा और पूरा खींचा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बल हटाएंगे, जैसे मान लिया जाए आपने इसको खींच लिया, फिर जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वह अपने जिस अवस्था में था पहले उसी अवस्था में आ जाती है। और यह जो घटना है कि जिस अवस्था में था बल लगा करके छोड़े तो फिर उसी अवस्था में आ गई, यह क्या कहलाती है, आपका अस्थायी संतुलन कहलाती है। क्या कहलाती है मित्र, अस्थायी संतुलन कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल अच्छा खासा क्या है, स्प्रिंग है, या फिर रबड़ को भी आप ले सकते हैं। रबड़ को खींचेंगे तो वो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही आप बल हटाएंगे वह पुनः अपने ही अवस्था में आ जाता है, और उस अवस्था में आने के बावजूद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं करता है। अब बल लगाने से पहले जिस जगह पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, वह सिकुड़ जाने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद फिर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं रहेगी, तो वह क्या कहलाएगी, अस्थायी संतुलन। मूल रूप से डिफिनेशन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही दिया जाता है कि अगर आप जब वर्क नहीं कर रहे हैं, वस्तु ऐसे रखी थी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर थी, लेकिन जब आपने बल लगाया, उसको फैला दिया या उसको छोटा कर दिया, उसमें तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुई, लेकिन जैसे ही बल आप हटाते हैं फिर वह अपने पहले की अवस्था में आ जाती है, और आने के बाद जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहती है जो पहले संतुलन की अवस्था में रखी हुई थी, उस समय थी। तो इससे क्या हुआ मित्र कि स्प्रिंग में या कोई रबड़ में, इन सब चीज़ों में क्या है, आप खींच के छोड़ेंगे तो पुनः उसकी जो है वह सब जो है अस्थायी संतुलन का अर्थात स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसी संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाती है। जैसे स्प्रिंग, रबड़, ये सभी हो गया। आगे देखते हैं, अब है दूसरा अस्थायी संतुलन, है ना गाइस। अस्थायी संतुलन किसको बोलेंगे, अस्थायी संतुलन क्या है, देखिए, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वस्तु पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए, अगर आ गया तो अस्थायी, और बल लगाकर छोड़े और वह अपनी अवस्था में नहीं आए, ना आए, तो ऐसी संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाती है। क्या कहलाती है, अस्थायी संतुलन कहलाती है। और अस्थायी संतुलन में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है इसका, जैसे मान लीजिए कि एक रबड़ है, एक प्लास्टिक है। एक प्लास्टिक को अगर मैं ऐसे पकड़ के खींच दूं पूरा जोर से, तो क्या होगी, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, और मैं छोड़ भी दूं तो वो सिकुड़ेगी नहीं, उतनी ही लंबी रह जाएगी। तो वह उदाहरण है किसका, अस्थायी संतुलन का, कि अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल गया, उसकी हाइट भी बदल गई, और वह जो है पुनः अपने पहले की अवस्था में नहीं आई। ऐसे अगर खींच दिया जाए तो वह क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अर्थात अस्थायी संतुलन होगी। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती का पैकेट आता है, उसमें एक पॉलीथीन रहती है, इसमें अगरबत्ती डाली रहती है, इतनी लंबी रहती है, उसको पकड़ के आप खींच दीजिए थोड़ा सा, वो क्या होगा, थोड़ी सी खींच आ जाएगी, लेकिन फिर आप छोड़ेंगे तो वो सिकुड़ेगा नहीं, वह अपने पहले की अवस्था में नहीं आएगी, वह नई अवस्था में, जैसे आपने पकड़ के खींच दिया तो वह थोड़ा सा लंबी हो गई तो उसी अवस्था में रुक जाएगी, और वह क्या कहलाएगी, अस्थायी संतुलन। मतलब वह जो है अस्थायी संतुलन है, और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पहले जो वह अच्छी थी उस समय जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, और जब आपने पकड़ के खींच दिया उसके बाद जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, दोनों चेंज हो जाएगी। तो यह क्या हो गया, अस्थायी संतुलन। और अस्थायी संतुलन में क्या था गाइज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती है। जब आप बल लगाए हुए हैं तो अलग है, जैसे ही छोड़ेंगे पुनः अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही आ जाएगी जहां उसकी पहली थी। तीसरा देखते हैं, उदासीन संतुलन। क्या है गाइज, उदासीन अर्थात न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उदासीन संतुलन, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र, है ना, गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी ऊंचाई पर बना रहता है, तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन संतुलन कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है,
यदि वस्तु को संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है। गुरुत्व केंद्र जहां पर है उसी ऊंचाई पर बना रहता है ना, बना रहता है। तथा छोड़ देने पर, जब हम छोड़ देते हैं, छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है। वह क्या करती है, अपनी नई स्थिति को नई स्थिति में संतुलित हो जाती है। नई स्थिति में संतुलित तो हुई, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगी, है ना, संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है ना। उदासीन संतुलन क्या कहा गाइस, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है। उसी ऊंचाई पर मतलब जब हम बल लगा दिए उसके पहले भी वही था और उसी ऊंचाई पर रह गया जो पहले जहां पर था, है ना। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। वह क्या कहलाएगी, उदासीन संतुलन कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल दिया है 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ स्टार्ट। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ जब स्टार्ट होती है तो वह किसका उदाहरण है, उदासीन संतुलन का उदाहरण है मित्र। और स्प्रिंट दौड़ किसका उदाहरण है, तो कहेगा स्प्रिंट दौड़ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो वह उदासीन संतुलन का उदाहरण है। कौन, स्प्रिंट दौड़, इसे क्वेश्चन पूछता है। फुटबॉल किक किसका उदाहरण है, तो फुटबॉल किक जो है यह उदासीन संतुलन का उदाहरण है, अर्थात यह जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अस्थाई संतुलन और अस्थाई संतुलन और उदासीन संतुलन को देखा। और अब जो इन जितना चीजों को आपने पढ़ा, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे व्यवहारिक क्वेश्चन है वह है अस्थाई संतुलन की शर्तें। सुपर इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट जो है गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके समझ के दृष्टिकोण से, और आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितने अच्छे से समझा है उसके लिए वह उतना ही आसान है। आइए देखते हैं क्या है अस्थाई संतुलन की शर्तें, है ना, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आइए, पहला कह रहा है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। अस्थाई संतुलन होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन देंगे तो चीजें अस्थाई संतुलित रहेगी। तो ये क्या कह रहा है कि वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है ना, किसी वस्तु का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। वो बहुत से ज्यादा क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। दूसरा है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए, है ना। क्या कर रहा है, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, इस लाइन को याद रखिए, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर गुजरनी चाहिए, है ना। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। तब फिर क्या होगी, आपकी वस्तु जो है वो अस्थाई संतुलित रहेगी और उस वस्तु को हम लोग अस्थाई संतुलन में रहना कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आप पहाड़ पर चढ़ते समय, हम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहाड़ की ऊंचाई इस प्रकार होती है, तो जब हम चढ़ने लगते हैं तो क्या करते हैं, अपने शरीर को आगे की ओर झुका लेते हैं, ताकि हमको डर होता है कि हम पीछे ना गिर जाएं। और चढ़ाव भरी रास्ता होता है, तो ऐसे अगर चढ़ाव भरा रास्ता है तो हम क्या करते हैं, बॉडी को थोड़ा आगे झुका के तब चलते हैं। तो यह क्यों होता है, यह इसलिए होता है मित्र कि जब हम सीधा रास्ता पर चल रहे हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाभि में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बातें पहाड़ पर चढ़ने की होती है तो उसमें क्या होती है, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करती है। जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो उस अवस्था में शरीर को झुका लेते हैं, ताकि वहां पर जो आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं शरीर को झुकाना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप जो है मतलब कि आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलाएगी। इसलिए आप जब शरीर को ऐसे झुकाते हैं तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप बैलेंस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गुरुत्व केंद्र से होकर आपका जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वह झुकाने के बाद आपके दोनों पैरों के बीच आ जाती है, इसलिए आप बैलेंस्ड हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, झुका के चलने में ही फायदा है, क्योंकि इसमें हम गिरेंगे नहीं और यह बैलेंस से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। और उस कंडीशन में अगर आप सर को नहीं झुकाएं, आप बॉडी को नहीं झुकाएं, हो सकता है आप पीछे की ओर गिर जाएंगे, क्योंकि जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस नहीं होगी तो आपको चलने में भी दिक्कत होगी, चल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि और वह होता इसलिए है कि जब हम आगे झुक जाते हैं तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह हमारे पैरों के बीच आ जाती है और उससे क्या होता है, हम संतुलन में होते हैं। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जब आप सर पे वजन रख करके कहीं चढ़ रहे होंगे, ऊंचाई पर या कहीं चल रहे होंगे, तो उसमें भी आप शरीर को थोड़ा टेढ़ा करके चलते हैं। मतलब अगर कुछ रख लिया है तो वेट होने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करती है। उसमें भी अगर आपको बैलेंस में रहना है तो आपको क्या होगा, जो शरीर को झुकाना पड़ता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, मूल कंडीशन ये है कि जो आपके बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे जाने वाली एक रेखा है, जिसको उससे जाने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, वह हमेशा बेस में होना चाहिए, वह हमेशा आधार में होना चाहिए।
अगर वह दोनों पैरों के बीच होगी तो आप संतुलित होंगे, और अगर वह बदल जाएगा तो आप गिर जाएंगे। और अगला है पहाड़ पर, अगला है पीसा की झुकी मीनार। पीसा की झुकी मीनार, पीसा की मीनार बहुत ही अजूबा चीज़ है। यह झुकी हुई है लेकिन गिरती नहीं है। लोगों का ये मानना है कि ये इतना लंबा मीनार गिरती क्यों नहीं है। इसके पीछे कारण यह है गाइस कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह बेस में है, अर्थात उसके आधार में है, और उसके आधार में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वह उसके आधार से होकर गुजरती है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा अवस्था में संतुलित है और कभी गिरती नहीं है। तो पीसा के मीनार की नहीं गिरने के कारण क्या है कि पीसा के मीनार की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वह उसके बेस से होकर गुजरती है, और इसलिए पीसा की मीनार कभी गिरती नहीं है। तो यह जो संतुलन की जो शर्तें थी, जो कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ये दोनों पॉइंट, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। तो गुरुत्व केंद्र जितना नीचे होगा है ना, उसकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं उसके आधार से उतने ही अच्छे से गुजरेगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जितना ही अच्छे से आधार से बीच से गुजरेगी उतना ही वह पिंड क्या होगा, संतुलित होगा। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अधिकाधिक नीचे होना भी बहुत आवश्यक है किसी भी चीज को बैलेंस अवस्था में रखने के लिए। तो और दूसरा क्या है, गुरुत्वाकेंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। ये तो कंडीशन ब्रह्म सत्य है कि उसका जो है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वह हमेशा आधार के बीच से, है ना, आधार के बीचों बीच जानी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगी, वस्तु संतुलित होगी। तो अस्थायी संतुलन की दोनों ही शर्तें आपको समझ में आ गई होगी मित्र, और यह एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अस्थायी संतुलन की दोनों ही शर्तें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ठीक है, पहाड़ पर चढ़ते समय और पीसा की झुकी मीनार में आपने तो दोनों ही एग्जाम्पल देख लिया। तो इसलिए दुनिया में जो भी चीज़ें बैलेंस्ड है उसके रीजन क्या है कि उसका मूल कारण यह है कि जिस पिंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वह उसके बीच से गुजर रही है, इसलिए वह वस्तु संतुलन में है। हम संतुलित होकर खड़े हैं। इसका भी रीजन यही है कि जो हमारा नाभि में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और नाभि से होकर जाने वाली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह हमारे आधार अर्थात हमारे दोनों पैरों के बीच से गुजरती है, इसलिए हम बैलेंस्ड में है। और अगर यदि वह रेखा जो हमारे आधार के बीच से गुजरती है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर दें एटेंडम, और फिर क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने के बाद अगर वह जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊर्ध्वाधर रेखा जा रही थी वह अगर आधार से होकर नहीं गुजरेगी तो क्या हो जाएंगे, हम अनबैलेंस हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ऐसा कंडीशन आप पहाड़ वाला भी देख लिया आपने, और पीसा की झुकी मीनार को भी देख लिया। तो ठीक है मित्र, हमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है, इसको हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।